एक प्रोफेसर तो अहमदाबाद में निकला, उसने बोला गाय के मूत्र में सोना होता है, जो आरएसएस ने फैलाया। आरएसएस के पास फैलाने वाले हजारों लोग, लाखों लोग ये थे। ये इतिहास को फैलाने वाला कौन है कि गौमूत्र में इतने इतने गुण है, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। रेफरेंस देंगे, उपनिषद नंबर दिए, ये उनका रिसर्च हो गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्त्री की जगह ही नहीं है। महिलाओं के बारे में जो आज तालिबान कर रहा है वो इनके इसमें जड़ बीज में है। पहले ईमेल से धमकियां तो बहुत आती थी, फिर एक फोन कॉल आया, उसमें तो सीधा बोले कि आप अपना काम बंद कर दो, नहीं तो हम आपको देख लेंगे। जनचौक में आपका स्वागत है। मैं इसमें मुंबई में हूँ, एक खास जगह पर। ऐसे दौर में जबकि सांप्रदायिकता का दावा नल पूरे समाज में आग लगाने पर उतारू है और देश की सरकारी संस्थाएं नफरत और घृणा की दुकानें खोल रही हैं और देश का मुखिया घुसपैठिया के नाम पर मुसलमानों पर सीधे लड़कियां छीनने और जमीनें छीनने का आरोप लगा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि देश और पूरा समाज कितना संकटग्रस्त दौर से गुजर रहा है। और इसीलिए इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, ये जो आग का दावा नल है, उसके खिलाफ लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए उन चेहरों को चिन्हित करना जरूरी हो जाता है जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन्हीं चेहरों में हमारे साथ एक चेहरा मौजूद है जो एक चेहरा नहीं रहा बल्कि एक संस्था का रूप ले चुका है। प्रोफेसर राम पुनियानी, आप जानते हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेसर सर, जनचौक में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। लेकिन आप जानते हैं कि प्रोफेसर हैं, लेकिन प्रोफेसर के साथ राम पुनियानी सर डॉक्टर भी हैं। इन्होंने पहले एमबीबीएस किया, एमडी किया, उसके बाद आईआईटी में इन्होंने प्रोफेसरशिप शुरू की। ये जो पूरी कहानी है ये हम जानना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं आपसे ये करूँगा, राम पुनियानी सर ये बताइए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके उसमें लिखा हुआ, उसके आप प्रोफेसर हैं जी, ये क्या बला है? प्रोफेसर हूँ नहीं था। हाँ, ये बला ऐसी है कि ये आईआईटी में पहले मैं हॉस्पिटल में काम करता था जी बाद में वहाँ ये जो मेडिकल साइंस में जी इंजीनियरिंग का रोल हो सकता है और इंजीनियरिंग साइंस में जो मेडिसिन का रोल हो सकता है, उसको मिलाकर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो इंजीनियरिंग के भी रहते हैं, मेडिसिन के भी रहते हैं, जो मिलकर रिसर्च करते हैं और अध्यापन का काम करते हैं। जी जी। तो ये मैं जब आईआईटी में हॉस्पिटल में था जी, तब ये डिपार्टमेंट खुल रहा था जी जी, और मुझे इसमें रुचि थी जी, तो मैंने वही उस डिपार्टमेंट में मेरा काम अच्छा, इस तरह से हुआ। अच्छा, मैं अभी आऊँगा इस विषय पर कि जो साइंस की स्ट्रीम है कैसे जो है सांप्रदायिकता के लिए खाद का काम करती रही, खासकर आरएसएस के संदर्भ में, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले सर मैं थोड़ा आपकी जीवन यात्रा के बारे में भी जानना चाहूँगा। बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग जानते हैं आपको, लेकिन पूरा एक जो है बैकग्राउंड, जो पृष्ठभूमि है जीवन की, उसको भी लोग जानना समझना चाहते हैं। जी, मुख्य रूप से तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारा परिवार पार्टीशन के समय पाकिस्तान वाले पंजाब से यहाँ नागपुर आया जी, और नागपुर में वो संघर्षपूर्ण समय था जी, पर पढ़ाई लिखाई करते करते अंदर से एक फीलिंग आती थी जी, एक भावना आती थी कि जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ गरीबी बहुत थी। सर उसमें आप कितने साल के थे? जब मैं आया तब तो मैं 1.5 साल का था। अच्छा, 1.5 साल का था। तो वो तो मैंने देखा नहीं। जी जी। पर यहाँ जो संघर्षों में था और जहाँ हम रहते थे तो पूरे रास्ते में बस्तियाँ थी। हाँ हाँ, गरीबी का जीवन आसपास दिखता था जी। उसी के साथ साथ मेरी रुचि थोड़ी हो गई समाज के मुद्दों पे। कितने वर्ष के रहे होंगे जब ये 8-9 साल से मैं थोड़ा अखबार पढ़ना चालू किया। अच्छा, और 11, 12, 13 साल से मुझे लगने लगा, क्या बात है, कि समाज के परिवर्तन के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तो हमारे पास साधन तो थे नहीं ज़्यादा, हाँ, तो पढ़ाई तो करना ही था, कुछ खुद को कमाने लायक तो बनाना ही था। जी जी। तो वो करते करते साथ में मैं ये अध्ययन चालू रखा। इसी बीच मेरे एक चाचा थे जो हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने विशारद किया, साहित्य रत्न किया, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी थोड़ा हिंदी साहित्य की तरफ मेरा झुकाव हुआ। और हिंदी साहित्य में आया तो फिर बहुत सारे लेखकों को पढ़ा और आखिर में सबसे ज़्यादा जो जिसने मुझे प्रभावित किया वो तो प्रेमचंद। अच्छा, और 2 चीज़ें यहाँ थी, एक तो हम लोग का जो स्टडी रूम था वो दादाजी की दुकान थी,
अच्छा जो सड़क पे थी, वहीं अच्छा। बैठ के हम पढ़ते थे। अच्छा। यानी लोग आ रहे जा रहे, जुलूस आ रहे जा रहे, वो सब हम देख रहे हैं। हाँ हाँ और दूसरी तरफ प्रेमचंद को पढ़ते समय पूरे समाज की एक तस्वीर आने लग गई। हाँ हाँ। तो मेरा एक दृढ़ संकल्प अंदर से हो गया हम्म। कि जो भी हो, मैं आने वाले समय में हम्म। समाज के परिवर्तन के लिए कुछ करूंगा। जी। और यहाँ से फिर मैंने समाज की जो समस्याएं हैं, उनसे पहले गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनको थोड़ा पढ़ने लग गया। अच्छा। और फिर 19-20 साल की उम्र पे मैंने थोड़ा धर्मों का ऊपर से, अच्छा, अध्ययन भी किया। ऊपर अध्ययन तो नहीं किया, हाँ पढ़ा कहीं क्या है क्या हाँ है। हाँ और मुझे एक थोड़ा निष्कर्ष आया कि धर्म का जो महत्वपूर्ण भाग है हाँ हाँ। वो मानवता है। अच्छा, इस निष्कर्ष पे आप पहुंच गए उसी समय? 21 साल की उम्र तक मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कि अलग अलग धर्म है, पर सबको उसका जो कोर है हाँ, हाँ। वो मानवता है। जी। फिर इसके बाद एक वामपंथी विचारधारा का पढ़ने को मिला। उसने मुझे बहुत आकृष्ट किया और लगा कि हमारे देश की मुख्य समस्या गरीबी है। और जो मार्क्सिस्ट विचारधारा है, कम्युनिस्ट विचारधारा है, वो समाज में बराबरी लाके गरीबी को तो दूर करती है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था करती है। तो मैं उस विचार में काफी, अच्छा, 2-3 साल में, मैं मेरा अध्ययन बहुत गहरा तो नहीं था। हाँ हाँ। क्योंकि मैं इधर अपनी मेडिकल की हाँ, पढ़ाई, इधर क्या पढ़ाई भी चल रही थी साथ साथ? हाँ, कोर्स की पढ़ाई भी चल रही थी? ये एक्स्ट्रा टाइम में, अच्छा, जो छुट्टियां हैं, हाँ हाँ। कभी एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें मैं सब पढ़ता था। तो MBBS करते करते बाद में 1 साल आता इंटर्नशिप का, उसमें मुझे बहुत वक्त मिला। हाँ। तो मैंने ये पढ़ाई को गहरा किया। और फिर मैं MD किया। MD में भी बीच में मुझे काफ़ी टेम्पटेशन हुआ कि मैं ये छोड़ दूं और पूरा टाइम, MD के दौरान ही? MD के दौरान ही मुझे एक लगा कि ये छोड़ के पूरा आंदोलन में कूद जाना चाहिए। हाँ। पर खैर वो 6 महीने वगैरह बाकी थे। कॉमरेड वर्धन को मिला, उन्होंने बोला भाई MD कर लो, बाद में आंदोलन में आ जाओ। और फिर ऐसा हुआ कि वो MD करते करते, MD तो हो गई मेरी, हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, स्पार्क सोशलिस्ट फोरम। अच्छा। वो स्वतंत्र था। हाँ, हाँ। उसमें कुछ CPI वाले आते थे, CPM वाले आते थे, हाँ। और कुछ मेडिकल कॉलेज के छात्र आते थे, क्योंकि मैं वहाँ लेक्चरर था। फिर धीरे धीरे दूसरे कॉलेज के छात्र भी आने लग गए। अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे, हफ्ते में एक बार मीटिंग रखते थे। अच्छा। किसी भी वक्ता की। अच्छा। सामाजिक मुद्दों पे, गरीबी है, वेश्यावृत्ति है, गैर बराबरी है, मोनोपोलीज है। तो वहाँ से फिर मैंने यात्रा चालू की और इस निष्कर्ष पर मैं आया कि मुझे मजदूर आंदोलन में काम करना है। अच्छा। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही। अच्छा। तो फिर मेरा संपर्क आया प्रफुल्ल बिड़वई और जायरस बाना जी, इन लोगों से संपर्क इनसे आया। तो इनका ग्रुप था रिवोल्यूशनरी बोल्शेविक। अच्छा। तो मैं उसमें, ये ईयर कौन रहा होगा सर? हाँ? साल कौन रहा होगा? ये साल था 1973-74। अच्छा, 73-74। उसमें पूरे देश में भी अपनी तरह का हलचल थी। वो उससे ज्यादा मुझे प्रेरणा मिलती थी। हाँ। कि मैं क्या कर रहा हूँ जी। तो मुझे पूरा टाइम। तो फिर तब तक मैंने मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। लेक्चरर था मैं। अच्छा, वहाँ से इस्तीफा दे दिए? हाँ, वहाँ लेक्चरर था। हाँ। और 4 साल तक फिर इसी आंदोलन में पूरी तौर से। आमतौर पे ऐसा हो नहीं पाता है। खैर मैंने किया। हाँ। किया, क्योंकि मेरी जो पत्नी थी, हाँ, वाली थी, हाँ, वो भी इसमें मेरे साथ थी। अच्छा अच्छा। और वो भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी? मेडिकल की पढ़ाई थी, तो हम दोनों साथ साथ थे। तो मुझे उसमें बहुत एक कठिन नहीं लगा। हाँ। तो फिर मेरे दोस्त प्रफुल्ल बिड़वई ने कहा कि तुम बम्बई आओ, तो वहाँ ट्रेड यूनियन का काम ज़्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मुझे उसमें कुछ पता नहीं था क्या करूँगा क्या नहीं। तो आके 2 साल तक इधर उधर रहा और अपने साले के यहाँ रहा। फिर 2 साल मेरा बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो मैंने कहा ये जो अभी मुझे मिलता है ये परिवार के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली। अच्छा। और फिर बाद में मुझे IIT में, अच्छा, मुंबई में रहते हुए फिर IIT मुंबई में मेडिकल ऑफिसर की जॉब जी मिली। जी। और वहाँ मेडिकल कॉलेज है, उसी में मेडिकल ऑफिसर की जॉब? नहीं, IIT इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट, वहाँ छोटा सा हॉस्पिटल है। क्योंकि ये रेसिडेंट है। ठीक ठीक। शहर से दूर था पहले। ठीक ठीक। तो वो डॉक्टर था, ये 30-40 बेड का हॉस्पिटल है। जी जी। तो उसमें मैं काम करता था। अच्छा। तो इसी बीच में कई प्रोफेसर से संपर्क आया। ठीक ठीक। मुझे भी थोड़ा सा रुचि थी। हाँ। कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ। हाँ। और इधर IIT में बात चल रही थी कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खोलेंगे। हाँ। तो उसमें कुछ विषय ऐसे थे जो मैं पढ़ा सकता था। हाँ। तो मेरा फिर उसमें प्रोफेसर करके सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और उसके बाद से फिर मैं थोड़ी, मुझे टाइम की स्वतंत्रता भी मिली। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति किसी को ना नहीं बोल सकता कि भाई आप ड्यूटी ओवर हो गया, अभी आप क्यों आए। सही बात। ये मेरे से निकलता नहीं था। हाँ। कोई घर पे भी आ जाता था
तो मेरा उस समय छोटा बेटा था, तो वो मैं उसके साथ खेलता रहता था शाम को। कोई भी प्रोफेसर आ जाता था, मेरे को सर्दी है, खांसी है, और जाते समय बोलता था सॉरी टू बॉदर यू। तो मेरे बेटे ने वो वाक्य याद रख लिया कि अभी जाएंगे तो बोलेंगे सॉरी टू बॉदर। तो फिर मैंने कहा चलो, ये हॉस्पिटल में थोड़े दिन पार्ट टाइम काम किया। फिर 6 दिसंबर इसी दौरान मेरे जो खाली टाइम था वो ट्रेड यूनियन के कामों में लगाते थे थोड़ा बहुत, मतलब इतना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत मैं करता था। मेरे साथी लोग बहुत सक्रिय थे, मैं थोड़ा सा एक साइड वाला मेंबर था। 92 में 6 दिसंबर 92 को जब बाबरी मस्जिद गिरी, तो उस रात को मैं काफी बेचैन था। अच्छा सर। अभी तक लगता था कि ये सांप्रदायिकता का सवाल क्या है, ये तो हल हो जाएगा, मामूली सवाल है, हिंदू मुस्लिम का सवाल है। 6 दिसंबर की रात को मुझे लगा ये सवाल गहरा है, और इससे कहीं तो भी मैंने जो सोचा समझा था उससे एक मुझे निष्कर्ष आया, ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलितों के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। हिंदुत्व का एजेंडा जो है, ये मेरे दिमाग में आया। तो मैंने कहा, मैं अभी ट्रेड यूनियन मूवमेंट के दोस्तों को बोला, भाई मैं अभी कुछ 1-2 साल तक ये अध्ययन करूंगा। तो मैंने आरएसएस पर एक बुक लिखने का डिसाइड किया। अच्छा। आता जाता कुछ है नहीं, और वो मैंने देखा कि बुक लिखने के कारण जो मेरी समझ का लेवल था लिखने की प्रक्रिया में थोड़ा गहरा होता गया। जी जी। तो एक छोटी सी बुक लिखी, फाशिज्म ऑफ संघ परिवार, और फिर असगर अली इंजीनियर यहाँ जी यहीं मुंबई में रहते, मेरे गुरु जी दोस्त जी। अब उन्होंने इस्लाम पे बहुत लिखा था। बहुत। उतना ही उन्होंने लिखा था सांप्रदायिकता के खिलाफ, बिल्कुल, सेक्युलरिज्म के लिए, सांप्रदायिक दंगों पे। तो वहां से मैं उनका काम का पैटर्न देखता था, और एक मेरा मार्क्सवादी बैकग्राउंड होने के कारण सांप्रदायिकता की समस्या को समझने के लिए मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। मैं टूल के तौर पे मार्क्सवाद था। मुझे समझ गया कि ये सांप्रदायिकता का जो एजेंडा है, ये जो हाशिए के लोग हैं उनके अधिकारों को दबाने के लिए है, और वर्ण व्यवस्था को नए रूप में लागू करने के लिए, और उसमें मजदूरों के सवाल इसमें बैकग्राउंड में ढकेल देने के लिए। एक और मुझे लगा कि जैसे हमारे लोकतंत्र में होना चाहिए, आपके अधिकार भी हैं और आपकी जिम्मेदारी भी है, और ये धर्म के नाम की राजनीति जो है वो अधिकारों की बात नहीं करती। ना कभी अधिकारों को कहेगी कि भाई तो ये अर्बन नक्सल है या ये है, वो केवल आपकी ड्यूटीज की बात करती है। बस अधिकार संपत्ति वालों के पास अधिकार है जी, सवर्णों के पास अधिकार जी है, और दलित, महिला, आदिवासी, मजदूर इनके कर्तव्य है। बस ये इनका एक डिवीजन ऑफ लेबर मुझे समझ आया। जी। तो फिर मैं इसको अध्ययन करने लग गया। मेन तौर से जो रोमिला थॉपर, हरबंस मुखिया, बिपिन चंद्र, सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा फ्रीडम मूवमेंट के लिए जी, और इरफान हबीब जी। ये कुछ नाम मैं समझ गया। पर इतिहास का जो टॉपिक मुझे पढ़ना होता था वो मैं निकालता था। और फिर मुझे उस समय परेशानी क्या थी कि आईआईटी में कि जैसी जगह पे मेरे प्रोफेसर साथी, स्टूडेंट्स सब एकदम कम्युनलाइज होने लग गए थे। मुसलमान खराब है। सर यही मेरा सवाल भी था, शायद मैं जिसको कहा था कि मैं उस पर आऊंगा। क्या वजह है सर कि जो साइंस पढ़ने वाले छात्र हैं, साइंस स्ट्रीम के जो छात्र हैं, उसे ज़्यादातर देखा जाता है कम्युनल उस पे जाते हैं। मतलब अगर उस नज़रिए से देखिए तो आरएसएस के चीफ एक दौर में रज्जू भैया हुए, फिजिक्स के डिपार्टमेंट के हेड थे। मुरली मनोहर जोशी खुद उसी डिपार्टमेंट से। के सुदर्शन इंजीनियरिंग के छात्र थे बीएचयू में, वो जो सरसंघ चालक बने। और इसी तरह से बड़े स्तर पे अभी देखा जाता है कि आरएसएस में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के या साइंस स्ट्रीम के जो है वो मिल जाएंगे आपको। आपका इस दौर में इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, इनके साथ जो कर्मकांड वो सब कर रहे हैं सैटेलाइट प्रक्षेपण से पहले, तो कोई सोच भी नहीं सकता। वजह क्या है सर? आपको इसमें आपकी सवाल में मैं एक सवाल ऐड कर जी जी आपको जानकारी दे दूं। आरएसएस के जो 4 संघचालक थे, 4 संस्थापक थे, 5 संस्थापक थे, उसमें से 4 डॉक्टर थे। प्रवीण तोगड़िया तो बाद में आया, पर इसमें 4 डॉक्टर। अब उसमें मुझे थोड़ी, और अभी भी जो सरसंघ चालक है वो भी वेटरनरी डॉक्टर है। वो तो हेडगेवार भी वेटरनरी डॉक्टर ही थे शायद। वो तो मेडिकल डॉक्टर थे। अच्छा, तो ये इसका कारण मुझे ऐसा ही लगता है कि जो समाज शास्त्र है, जब आप समाज शास्त्र में जाते हैं तो एक आपको रैशनल थिंकिंग, क्योंकि इसको सोशल साइंसेस कहते हैं, बिल्कुल, थोड़ा एक तार्किक सोच आ जाता है जी। जबकि विज्ञान में पूरा विज्ञान तार्किक सोच पर बना है, अंधविश्वासों के खिलाफ बना जी। वैज्ञानिकों ने शुरू में बलिदान भी दिए, बिल्कुल उसी के लिए। पर अभी क्या हो गया, उसका एक अप्रोच मैकेनिस्टिक हो गया।
कि आईआईटी में हाँ। दशहरे के दिन कंप्यूटर की पूजा होती है, तो वो दो चीजों को अलग कर लेते हैं कि मुझे वैज्ञानिक बनना है, ये फार्मूला रटना है, ये खोज करना है, ये करना है। और जहाँ तक समाज को समझने की बात है, उसमें वो तर्कपूर्ण तरीका अपनाते नहीं है। जो समाज में ठीक उड़ता रहता है, तैरता रहता है, उसको वो अपना लेते हैं, उस पर अपना वो वक्त नहीं लगाते। जबकि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स में ये प्रवृत्ति ज्यादा होती है कि वो समाज को समझने में अपना तर्क लगाएं और ये लगाएं। तो ये मेरे ख्याल से एक मोटा नहीं सर, अगर इसी में हम आपसे पूछें, क्योंकि एक कंट्राडिक्शन है कि आप जब साइंस को साइंस के नज़रिए से देखते हैं और उसमें तमाम जो तर्क पर या कहिए साइंटिफिक जो उसका वो होता है, उस आधार पर चीज़ें एक निष्कर्ष तक पहुंचती हैं, तो उसमें पराभौतिक उसके लिए कहाँ स्थान आ जाता है, कैसे दो उसमें बढ़ जाता है? देखिए, वैज्ञानिकों में भी जैसे आपने कहा कि अब स्पेस में रॉकेट भी छोड़ रहे हैं, पहले तिरुपति में जाके पूजा करेंगे उसके मॉडल की। ये वैज्ञानिकों में, कई वैज्ञानिकों में, सभी वैज्ञानिक ऐसे नहीं, कई वैज्ञानिकों में ये जैसे मैंने कहा मैकेनिस्टिक, उसको आप जो भी हिंदी में मैकेनिकल एक जो अप्रोच, मैकेनिकल अप्रोच है कि भाई मुझे फॉर्मूला पढ़ना, साइंस का अपना एक लागू करना है, लेकिन ये जीवन के लिए है, जीवन के ये है, ये इसमें ज्यादा होता है। एक तरफ डिवीजन सोशल साइंस के विद्यार्थियों में उस प्रकार की प्रगतिशीलता, जैसे जेएनयू में पीछे एक बात देखी गई थी कि जेएनयू में जो साइंस स्ट्रीम के थे वो ज्यादा दकियानुसी संगठन बनाते थे और सोशल साइंस वाले अपने कन्हैया कुमार जैसे बिल्कुल प्रगतिशील संगठन बनाते थे। ये उसका एक कारण है। और ये मैंने आईआईटी में रह के भी नोट किया था कि दशहरे पे कंप्यूटर पूजा, अब सोचिए कंप्यूटर पूजा का तो कोई मतलब नहीं, उसका उल्टा ही हो सकता है, सिंदूर वगैरह के अंदर चला गया और खराब हो जाएगा। और फिर भी भाई शस्त्र पूजा करना है, दशहरा है, तो ये सब चीजों का बड़ा एक समस्या थी। तो ये आपका सवाल अच्छा है। इस पेपर जेएनयू में जब इलेक्शंस हुए थे 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले, तो यही स्ट्रीम देखने को मिली कि साइंस के, तो मुझे वही लगता है कि एक मैकेनिकल अप्रोच के कारण ये चीज होती है। सर ये बताइए कि अगर, क्योंकि इतिहास पर आपने बड़ा काम किया है, इतिहासकारों को पढ़ा है और जो है उस पे आपने लिखा भी है, आरएसएस भी जो है, आरएसएस का मूल जो दिखता है कैसे इतिहास, वो कहता भी है कि इतिहास को डिस्टॉर्ट किया गया। अब तक मार्क्सवादी इतिहासकार थे, उन्होंने गलत इतिहास पेश किया, सही इतिहास कुछ और है, और सही के नाम पे वो अभी तक का जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जो तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिक रूप से सत्य है, उसको जो है बदल रहा है, उसमें तोड़ फोड़ कर रहा है और अपना एक नया इतिहास जो कि कपोल कल्पित है, जिसका कोई भौतिक आधार नहीं होता, जो सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है, वो ले आना चाह रहा है। इसमें कई चीजें आप जो है कोट भी करते हैं और उसका पूरा जो बेसिस होता है वो कम्युनलिज्म पर आधारित होता है, सांप्रदायिकता फैलाने वाला होता है। केंद्र में उसका मुसलमान हमेशा होगा, वो किसी न किसी बहाने ले आता है। तो ये जो फेनोमेना है, इसमें कुछ चीजें आप बहुत चिन्हित करते हैं, वो कौन कौन चीजें हैं जहां वो जो है ज्यादा जोर लगा रहा है इस दौर में? देखिए, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है, ये इतिहास का बहुत उपयोग करती है लोगों में नफरत डालने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत डालने के लिए वगैरह वगैरह। और उसकी मैं शुरुआत आपको बताता हूँ कि जैसे देखिए ब्रिटिश राज यहाँ आया और ब्रिटिश राज यहाँ जो हर जगह जो भी साम्राज्य होते हैं उनकी नीति होती है बांटो और राज करो। अब भारत में बांटने का क्या अधिकार था, क्या आधार था? भाषा तो हो नहीं सकती, यहाँ इतनी भाषाएं हैं। कॉमन कौन सी चीज थी जो पूरे भारत में थी? एक तरफ दूसरी, एक रिलीजन, हिंदू वर्सेस मुसलमान। तो उन्होंने यहाँ जो इतिहास शुरुआत की, पहले तो राजाओं का वो जो उनके चारण भाट थे, उनकी लिखी हुई किताबें थे, तो वास्तविक इतिहास की शुरुआत तो इन्होंने की। तो जेम्स मिल ने पहले जो इतिहास की किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसने हमारे इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग में बांट दिया। अब देखिए इसमें भी कितनी चालाकी है। हिंदू, मुस्लिम, तीसरा कौन सा होना चाहिए? क्रिश्चियन। सही बात। खुद को वो ब्रिटिश की पहचान से ऊपर रखते हैं और हमको पहचान देते हैं। और इससे फिर जो बात आई कि मुस्लिम राजा, तो इसका फिर बाद में क्या हुआ कि एक और चीज समझना जरूरी है कि ब्रिटिश के राज में आज़ादी के आंदोलन का जो मुख्य प्रवाह था वो सर्वसमावेशी था। बिल्कुल, हिंदू थे, मुस्लिम थे, बिल्कुल। और जो सांप्रदायिक प्रवाह थे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, बिल्कुल, आरएसएस,
इनका उगम हुआ उन वर्गों से जो अभी कमजोर हो रहे थे। ब्रिटिश के आने के कारण इंडस्ट्रीज आई, मजदूर वर्ग आया, दलितों में चेतना आई, स्त्रियों में चेतना आई। तो ये जो जमींदारी मूल्य, राजाशाही के मूल्य कमजोर हो रहे थे और उनकी शक्ति भी कमजोर होने लगी। बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की राजनीति को सामने रखा। एक तरफ राजनीति थी जिसमें मैं कह सकता हूँ कि फुले, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जो एक समाज में परिवर्तन लाके सर्व समावेशी समाज का बनाना चाहते थे, जिसकी परिणति भारतीय संविधान में हुई। दूसरी तरफ वो लोग थे जो इस बात से परेशान थे, अरे दलित सामने आ रहा है, मजदूर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, औरतें सामाजिक क्षेत्र में आ रही है। ये तबका दोनों तरफ था, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। बिल्कुल। तो जो ये उसका जो कट्टरपंथी हिस्सा था, इसके जो यानी जो डूबते हुए कमजोर होते वर्ग थे, उनकी विचारधारा में ये सांप्रदायिकता बैठ गई कि अरे हम तो मुसलमान यहाँ के शासक थे, ये तो हमने हिंदुओं पे राज किया हुआ। बिल्कुल। तो राज वापस आएगा तो हमारे पास आना चाहिए। बिल्कुल। और हिंदू राष्ट्र वाले बोलने लग गए कि भाई तो हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र। वो शिकारी, हंटर, फूड गैदरर गया, पशुपालक अवस्था गई, या तो अनादिकाल से अपना राज्य जमा दिया। बिल्कुल। तो ये अंग्रेजों ने जो ये कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है, सांप्रदायिक इतिहास लेखन, तो ये माना जाए कि आरएसएस जिस तरह से पेश करता है, उसको लगता है कि जो मुगल कालीन पीरियड या जो मुस्लिम पीरियड माना जाता है, कहा जाता है, उसी समय सांप्रदायिकता आ गई थी, जबकि ये सच्चाई नहीं है। सांप्रदायिकता मूलतः जो है ब्रिटिश काल में थी। मुगल काल में या उस पीरियड में तो लोग हिंदू मुस्लिम मिल के रहते थे, कभी कोई दंगे नाम की चीज नहीं थी। अगर दंगे की शुरुआत हुई तो ब्रिटिश पीरियड में हुई। बिल्कुल सही। वो आरएसएस उस बात को छुपाता है और पेश इस तरह से करता है जैसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम कुछ चल रहा था। इसमें क्या है, ये अंग्रेजी में वर्ड है सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी। जी। इतिहास के 5 चीजें आपके पास है, आपको जो उसमें उचित लगे आप लेके हाईलाइट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि अकबर मुसलमान था, पर आप ये भूल जाएंगे अकबर का प्रधान सेनापति मान सिंह था। आप ये भूल जाएंगे कि अकबर के महल में एक हिंदू भगवान कृष्ण का मंदिर था। बिल्कुल। मुगल काल के राजाओं को गालियां देंगे, ये भूल जाएंगे कि मुगल दरबार में हमेशा हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। बिल्कुल। इसी दौरान हमारी भक्ति परंपरा बहुत मजबूत हुई। सूफी परंपरा तो थी ही, और सिख धर्म का उदय इसी दौरान हुआ, उसको भी उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया। तो ये एक अवध के नवाब के बगैर वहाँ होली नहीं शुरू होती थी लखनऊ में। ये चीजें जो हैं ये छुपाई जाती है हमारे महाराष्ट्र में। शिवाजी, आप कहते हैं राणा प्रताप के जो वो थे सेनापति, हकीम खान सूर थे। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी जी, ये लड़ाई थी 2 राजाओं की। लड़ाई धर्म के लिए नहीं थी, लड़ाई थी सत्ता के लिए। अब जैसे शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र जी, उनको बताया जाता है कि हिंद स्वराज के लिए लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े वगैरह वगैरह। पर शिवाजी महाराज की पहली लड़ाई जो हुई थी वो चंद्रराव मौर्य से हुई थी। अब बताइए, वहां से उन्होंने संपत्ति प्राप्त करके अपनी सेना खड़ी की। जी। और उनकी सेना में 12 सेनापति मुसलमान थे। अब बताइए, सिद्दी संबल, दौलत खान वगैरह वगैरह जी। और उनका जो सबसे बड़ा ऑफिसर था उस समय, क्योंकि पत्र व्यवहार पर्शियन में होता था, वो थे मौलाना हैदर अली। अब बताइए, तो ये हिंदू मुसलमान का मामला कोई मामला ही नहीं था। देखिए, आप सूफी संत की दरगाह पे हिंदू भी जाता है, सूफी संत की दरगाह पे हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है। भक्ति संत को मानने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हमारे महाराष्ट्र में एक वारकरी परंपरा है जी। वो विठोबाई ने भगवान कृष्ण के रूप को मानते हैं। वो वारकरी दिल्ली यात्रा निकलती है, मेरे अभी दोस्त गए थे वहाँ, तो वो हैरान हो गए, कई मुसलमान भी उसमें शामिल है। तो ये जो मिली जुली परंपरा हमारी विरासत रही है, वो अंग्रेजों के आने के बाद उसमें एक शंका लाई, पर फिर भी खत्म नहीं हुई। पिछले 4 दशक से उसको खत्म करने का सक्रिय। तो सर, हम अगर आपसे पूछें कि ये जो पूरी परंपरा है, इसकी पूरी हिस्टोरिसिटी है, एक पूरा इतिहास है, सब लोग जानते भी हैं अपने तरीके से, लिखा भी गया है, बावजूद इसके ये पूरा क्यों नहीं मजबूत हुआ, क्यों नहीं नीचे तक पहुंचा? और अब देखा जा रहा है कि आरएसएस जो बताना चाहता, जो सिखाना चाहता है, उसने जो फैलाया है वही लोगों की जुबान पर आता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें मैं आपको अपने एक मार्क्सवादी ग्रामशी को कोट करूंगा जी। एंटोनियो ग्रामशी इटली के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जी। उन्होंने लिखा, जब समाज बदलता है, जैसे सामंती समाज से औद्योगिक समाज, तो उसके साथ लोगों के विचार भी बदलना चाहिए। जो क्रांतिकारी लोग हैं वो सत्ता परिवर्तन पे ख्याल करते हैं, कुछ लोग उनके
विचारों पे भी करते हैं। आरएसएस ने उल्टा किया। आरएसएस ने एक प्रतिक्रांति की। अब इसको आप देखिए ऐसा कि अंबेडकर, गांधी, भगत सिंह, इनके 3 विचारों के मेल जोल से ये मतलब ब्रॉडली मिलकर उन्होंने चर्चा नहीं की कि भाई मैं समझ रहा हूँ, लेकिन विचार मिलते जुलते थे, समावेशी विचार थे। तो ये इसको मैं एक छोटी क्रांति के रूप में देखता हूँ। बिल्कुल, जिसने यहाँ औद्योगिक मूल्य, लोकतंत्र मूल्य ये लाने की कोशिश अपने संघर्ष के माध्यम से की। केवल बैठ के लिखा पढ़ी करके नहीं। ये उनका गांधी का संघर्ष, एक्टिविज्म से अपना सड़क पे उतर करके। अंबेडकर का संघर्ष, उन्होंने भी कोई सिर्फ किताबें नहीं की थी ना, 16 वॉल्यूम पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, पर उनके आंदोलनों का तो आपको समझेगा। और भगत सिंह पूरा आंदोलन 100% आंदोलन। तो ये जो भारत को बदलने की प्रक्रिया हुई, क्रांति हुई, इसके विरोध में यहाँ एक प्रतिक्रांति के बीज पड़ गए। क्रांति किससे हो रही है? मजदूर वर्ग, दलित, स्त्रियां और जो समाज के उभरते हुए वर्ग, इनसे छोटी उद्योगपति को भी थोड़ा ले लीजिए, वो भी थोड़ा इसके साथ में थोड़ा एक 1% जमींदार भी रहे। इसके खिलाफ प्रतिक्रांति चालू हो गई। प्रतिक्रांति क्या है? खास तौर से महाराष्ट्र में, जहाँ फुले और अंबेडकर का प्रभाव काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो 1920 में एक ब्राह्मण जमींदार विरोधी आंदोलन हुआ। ब्राह्मण जमींदार विरोधी, मराठी में एक शब्द है, शेठजी भटजी। हाँ, ये आता है, शेठजी भटजी। शेठजी यानी जमींदार और भटजी यानी ब्राह्मण। तो ये जब आंदोलन हुआ 1920 से 25-24 के बीच में, तो यहाँ का जो सवर्ण ब्राह्मण तबका था और उनसे विचारों से सहमति रखने वाला जो तबका था, और उन्होंने ये संगठन बनाया और उनके सपोर्ट में कौन है? जमींदार और राजा। और उन्होंने कहा हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। प्रतिक्रांति की धाराएं थी। प्रतिक्रांति, अभी ये देखिए, एक तरफ अब ये वैसी क्लियर कट क्रांति नहीं है जैसी फ्रांसीसी क्रांति, नहीं समझ, ये रशियन क्रांति है। ये धीरे चलने वाली क्रांति थी। और उसमें इसकी प्रतिक्रांति की, इसको उल्टा करने वाली ताकतें भी आ गई। उल्टा करने वाली ताकतों ने क्या किया? आरएसएस को ही मैं मेनली लूंगा, मैं समझ रहा हूँ, इनको सपोर्ट मिल रहा था इन ताकतों से। अब वो मुस्लिम लीग अलग तरीके से कर रही, बिल्कुल, उसका अपना खेल खेल रही थी। और वो भी मुस्लिम लीग भी आके संभ्रांत मुसलमानों से आई। सही बात, नवाब और जागीरदारों से आई। तो ये आरएसएस ने एक नैरेशन क्रिएट किया। और एक आपको बताता हूँ, कई लोग कभी भी अपने राष्ट्रवाद को खड़ा करते हैं तो कई लोग तो सर्वसमावेशी बनाते हैं, कई लोग किसी दुश्मन को ढूंढ के बनाते हैं। तो भारत में आरएसएस के पास एक रेडीमेड अंग्रेजों द्वारा दिया गया कोरियोग्राफ था, मतलब उनके पास एक लिगेसी थी, उसको उन्होंने उठा लिया और उन्होंने फिर मुसलमान राजाओं की एक कमी निकालना चालू किया। अब वो मुसलमान राजा औरंगजेब, या आज के मुसलमान में क्या कॉमन है, पर औरंगजेब के अत्याचार को आज से मुसलमान से जोड़ रहे हैं। और वही औरंगजेब वो था जिसके दरबार में 34% अधिकारी हिंदू थे। ठीक है, तो उसने जैसे भी राज किया, अच्छे बुरे, पर राजाओं को इतना महत्व दिया। बिल्कुल। और हिंदू राजाओं का गुणगान, राणा प्रताप जिसके प्रधान सेनापतियों में से एक थे ये, बिल्कुल, हकीम खानसूर जी। ये नैरेशन उन्होंने जो बनाया, उसका नैरेटिव में 5 स्टेप्स थे। नंबर 1, हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को कोई समस्या नहीं थी, सब जातियां बराबर थी। स्त्रियों की देवी की तरफ पूजा जाता था, जबकि सब सफेद झूठ है, सब सफेद झूठ है। और ये मुसलमानों के आने के कारण वो यहाँ धर्म, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो छुआछूत की प्रथा है, दलितों का जो शुरू हुआ, मुसलमानों के उससे शुरू हुआ। तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? वो तो सब हमारे ग्रंथों में सब दिया। सब दिया, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, कान में शीशा पिघला देंगे आप। तो ये इन्होंने नैरेटिव बनाया, उनकी एक तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने जो एजेंडा बनाया, लोकतंत्र का विरोध, भारतीय संविधान का विरोध और अपने एजेंडा पे टिक के रहना, उसके लिए उन्होंने किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। नहीं, कभी आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। अधिकारों के आंदोलन में बिल्कुल नहीं, आजादी के आंदोलन में बिल्कुल नहीं। क्या उन्होंने 5 से 15 साल के बीच के लड़कों को लेकर खेलने के बहाने, आओ खेलो, उनके दिमाग को जो है विकृत किया। और बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि कई परिवार जो थे, कई जो सवर्ण परिवार थे। अब अगर मैं और थोड़ा इसको ठोस करूँ, आप जो कह रहे थे प्रतिक्रांति की धारा एक आरएसएस अलग से एजेंसी के तौर पे खड़ी हुई, इसको चला रही थी, तो ये माना जाए कि आज़ादी की लड़ाई के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आ गई,
तो उसके पहले आप जो चिन्हित कर रहे थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, अंबेडकर थे, भगत सिंह थे, वो एक्टिविज्म के जरिए उस सामाजिक पहलू को अपने साथ ले चल रहे थे। और ये सत्ता में आने के बाद कांग्रेस उसको छोड़ दी, जो सामाजिक स्तर पे बदलाव या उससे आगे बढ़ाने की जो बात थी, मतलब जो सोसाइटी में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को विकसित करना, उसको डेमोक्रेटाइज करना, उसको सेकुलराइज करना, ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो रुक गई। और उसमें एक एजेंसी लगी हुई थी उसको पलटने में, और लगातार उसको स्पेस भी मिल रहा था और वो कामयाब हुई, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा जी बिल्कुल सही कहा आपने। जी, मैं इतना ही ऐड कर दूंगा जी कि भारतीय समाज में जो जमींदारी का उन्मूलन था वो पूरा नहीं हुआ जी। अब फ्रांस में क्या हुआ, हाँ, क्रांति हुई, जमींदारों को इतिहास के समुद्र में फेंक दिया। बिल्कुल। अब यहाँ जब तक जमींदारी रहेगी ब्राह्मणवाद रहेगा। सही बात। जब तक ब्राह्मणवाद जमींदार का गठजोड़ रहेगा, बिल्कुल, श्रद्धा पे विश्वास पे लोग चलेंगे। सही बात। और साइंटिफिक टेम्पर केवल नेहरू संविधान में लिखवाएंगे, अम्बेडकर अपने आंदोलनों में रखेंगे, वो रहेगा। तो ये जो आरएसएस ने किया कि समाज आधा आगे गया आधा पीछे गया, तो पीछे की लाइन के विचारों को समाज में डाल के मजबूत करो, और वो उन्होंने बहुत सफलता से किया। जबकि आज़ादी के आंदोलन के बाद फिर कांग्रेस सत्ता में आई, और फिर पावर के प्रॉब्लम, पावर में रहने का प्रॉब्लम, और ये जो मास एजुकेशन जो ग्रामशी कहते हैं, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेफ्ट पार्टीज ने भी ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेफ्ट पार्टीज मेरे ख्याल से इसके लिए सबसे उपयुक्त। सर इसी में अभी आपके सामने मैं कोट भी कर रहा था विलियम डैलरिम्पल को। जी। उन्होंने बोला कि भाई इतिहासकार जो आम जनता के बीच अपने इतिहास को ले जाना था, या जो भी उसकी एजेंसी बनती वो नहीं ले जा पाए, वहाँ एक वैक्यूम था। आरएसएस अपने व्हाट्सएप इतिहास के जरिए उसको भर दिया है। ये आपने सही रखा, इसमें इतिहासकारों का फेलियर नहीं है। हाँ, इतिहासकारों की असफलता नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ कि भारत में जो इतिहासकार हुए हैं, रोमिला थॉपर, हरबंस मुखिया, फिर इरफान हबीब, बिपिन चंद्र जी, दुनिया के बेस्ट इतिहासकारों में से। उनको हर जगह रिकॉग्निशन भी मिलता है जी। सवाल ये है कि जो आरएसएस ने फैलाया, आरएसएस के पास फैलाने वाले हजारों लोग, लाखों लोग ये थे, ये इतिहास को फैलाने वाला कौन है? एक आपने 1980 में इंदिरा गांधी ने बहुत मुश्किल से इनकी किताबों को लगवाया एनसीईआरटी में जी। फिर 1998 में मुरली मनोहर जोशी आए, उन्होंने वापस कर दिया। फिर 2004 में यूपीए सरकार आई, उन्होंने इसको लाने की कोशिश की। 2014 से पूरा उल्टा हो गया मामला। अब इसमें आप देखिए, मुरली मनोहर जोशी ने जब ये उल्टा किया इतिहास, उसी के साथ साथ उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर की कब्र भी खोद दी। कैसे? एस्ट्रोलॉजी जो पढ़ाया जाए, कर्मकांड, हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये सब पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में इसके डिग्री खोले। हाँ। और मुझे हैरानी होती है कि उस समय जैसे बीएचयू में सर एक गोबर जो है पाथरा, एक प्रोफेसर जो है, वो तो खैर अब उसके तो वर्णन जितने करे कम है। आईआईटी में जहाँ मैं काम करता था, अभी वहाँ एक संस्कृत डिपार्टमेंट है। संस्कृत डिपार्टमेंट क्या है, तो मुझे हिंदुत्व डिपार्टमेंट ही लगता है। वो जिस प्रकार के कार्यक्रम का मुझे पता नहीं है, पर ये सब अभी यूनिवर्सिटीज में आम बात होगी पिछले 10 साल में। क्योंकि अभी ये जो बात करते हैं गीता की, रामायण की, गोबर की, अब बताइए कि इस सरकार ने एक एजेंसी स्थापित की जो पंचगव्य पर रिसर्च करेगी। उसके लिए करोड़ों रुपए इन्होंने आईआईटी दिल्ली को दिए। अब पंचगव्य पे तो कितना रिसर्च हो चुका। वेटरनरी कॉलेज करते क्या है? हमारे फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब हम पढ़ते थे, यूरिन का एनालिसिस करते थे, स्टूल का एनालिसिस का हम खुद करते थे एज ए स्टूडेंट्स। उसमें क्या है, हमको सब पता है, फिजियोलॉजी भी पता है। और पर ये एक प्रोफेसर तो अहमदाबाद में निकला, उसने बोला गाय के मूत्र में सोना होता है। अब इतना ये सब, और जो इंडियन साइंस कांग्रेस में जिस प्रकार से आजकल पेपर पढ़े जाते हैं, हैरानी की बात है। मैं एक बार खुद मैंने सोचा कि मेरा तो मेडिकल बैकग्राउंड भी है, मैं थोड़ा गाय के इस पर यूरिन पर, गौमूत्र पर थोड़ा पढ़ता हूँ कि इन लोगों ने रिसर्च किसको बोलते हैं। तो उनका रिसर्च क्या आपको पता है? क्या? कि गौमूत्र में इतने इतने गुण है, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। रेफरेंस देंगे, उपनिषद नंबर दिए, ये उनका रिसर्च हो गया। तो ये चीज़ों को जब मैं तो एक्चुअली खुद चाहता था कि आयुर्वेदिक साइंस बढ़े, उसको साइंटिफिक ग्राउंड पे लाके उसका उपयोग मानवता के लिए, भारत के लिए ज्यादा जी। पर वो तो होता नहीं है। वो यही कोट कर देखो, उस उपनिषद में लिखा है, उस बाकी किताब में लिखा है, उसके आधार पर। तो सर क्या माना जाए कि पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आरएसएस के नेतृत्व में, और इसमें भारत सरकार उसको फॉलो कर रही, लागू कर रही है,
पूरा देश को कैसे जाहिल बना दिया जाए, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें उनकी जो भूमिका है मूलतः उसको खत्म कर दिया जाए, और इस तरह से धर्म का एक पूरा जो है राज चले, और वो पूरा उसमें कर्मकांड और अंत में पुरोहिती और अंत में मनुस्मृति तक पहुंचा दिया जाए। इस तरह की एक जो है वो ली जा रही है, कोर्स लिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल सही है। पहले एक थोड़े पैमाने पे था, इतना हाँ, मैं कहूँगा। हाँ। पहले इधर उधर कोई इक्का दुक्का मिल जाता था जो इस प्रकार की बातें करता था, अरे हमारे उपनिषद में क्या है, हमारे इसमें क्या है, और गीता तो सभी का फेवरेट ग्रंथ है ही। जबकि अम्बेडकर क्या कहते हैं गीता के बारे में, आप सुनिए जरा। अम्बेडकर का इंग्लिश वाक्य है, गीता इज मनुस्मृति इन नटशेल। अच्छा, ये अम्बेडकर का वाक्य, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि ये जो गीता है ये मनुस्मृति का सार है। तो उसको अभी इतना प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक आपको एक बात बता दूं, जो भी सामाजिक आंदोलन हुए हैं बेहतरी के लिए, वो पूरे वैज्ञानिक सोच पे आधारित है। बिल्कुल। आप देखिए चारवाक से लेके तो बुद्ध से लेके बुद्ध उस समय भी वैज्ञानिक सोच के आधार पे चलते थे। जात पात और ये थोड़ी परंपरा हमारे संतों में भी थी। कभी आप देखिएगा, बिल्कुल कबीर, तुकाराम, नामदेव, इनके इसमें तार्किक सोच ज्यादा था एकदम। और ये जो फेथ, श्रद्धा के आधार पे वो कम नहीं करते ही नहीं, उसको खारिज करते थे। हर चीज को वो क्वेश्चन करते, सवाल, सभी संतों को बुद्धिज्म सवाल उठाता है, इसीलिए सभी संतों को आखिर में बुरा हाल भोगना पड़ता है। तो खैर, जो आपकी बात है कि अभी आरएसएस को पता है कि अगर हम एक पीढ़ी का दिमाग इस प्रकार से इंडोक्ट्रिनेट कर देंगे, इसको इस प्रकार से ब्रेन वॉश कर देंगे, या प्राचीन मनुस्मृति के मूल्य आधुनिक कलेवर में, मूल्य वही मनुस्मृति के रहेंगे, आधुनिक कलेवर में वो आ जाएगा। और जो हमारा हिंदू राजा महान थे, मुसलमान राजा क्रूर थे। तो सर, अभी आप इतना अनुभव सब देख रहे हैं चीज़ों को, जहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हैं, अगर आपका कोई एक असेसमेंट मांगे, मूल्यांकन, तो कितना आरएसएस सफल होने जा रहा है और क्या जो है? अब देखिए, कार्यकर्ता के रूप में तो मैं चाहूंगा कितना सफल हो, आरएसएस कभी सफल ना हो, कभी ना सफल हो। लेकिन हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके सवाल पे। थोड़ा भी उसकी एक झलक भी मिल गई मुझे। झलक अभी मिल गई 2024 के चुनाव में। अच्छा, कि इनका जो राजनीतिक पुत्र है बीजेपी, वो ऐसा फैलता जा रहा था। तो जो विपक्ष के सब लोग साथ में आए तो एक ब्रेक लगा पाए। और विपक्ष का एक ही एजेंडा था, भारतीय संविधान। इनका एजेंडा है मनुस्मृति। भले ही भारतीय संविधान को दिखावे के लिए सिर पे लगाते होंगे, पर उनका एजेंडा तो मनुस्मृति है। तो मुझे लगता है अभी जो लड़ाई है वो 50-50 है। अच्छा, अगर अभी ये जो लोगों ने अभी बहुत रियलाइज किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है और जो सामाजिक संगठन है, अच्छा, जो अभी तक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए, बच्चों के लिए, उनको भी एक बात समझ गई है कि अगर हम ये आरएसएस की विचारधारा से मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारे काम भी नहीं हो सकते। अच्छा, हमारे काम नहीं हो सकते। क्यों? आप एक बात ख्याल कीजिए कि सामाजिक आंदोलन जो होते हैं वो केवल लोकतंत्र में काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 10 साल ने बता दिया है कि आरएसएस के बेटे बीजेपी का अगर राज रहा तो ये सोच समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये सब ग्रुप अभी साथ आ रहे हैं। और जितनी इंडिया अलायंस को जीतने की इच्छा नहीं है, इनको इच्छा है कि इंडिया अलायंस जीते। जी जी जी, ये मैं समझ रहे। अंदर उतना वो नहीं है जितना बाहर से, और वो काफी काम कर रहे हैं। आपको बताऊं कि ये 2024 के चुनाव में ऐसे बिल्कुल सारे ग्रुप जो है बहुत सक्रिय थे। और यहाँ हम आपसी मतभेद छोड़ देते हैं। 1970 में जब मैं इस विचारधारा से परिचित हो रहा था जी, तो मुझे एक शुरू में मुझे लगा कि भाई कुछ नहीं तो इतने मार्क्सवादी आंदोलन में मैं एक काम करूंगा। क्या काम करूंगा? क्या? कि अलग अलग मार्क्सवादी ग्रुप्स की एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। अच्छा, क्योंकि उस समय आपका और मेरा मतभेद हो गया। तो आपका अलग ग्रुप हो गया, मेरा अलग ग्रुप हो गया। अच्छा, तो मैं बताया कि अभी वो वक्त आ गया है कि जब हम छोटे मोटे मतभेदों को भूलकर भारतीय संविधान, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों के आधार पे छोटे मोटे जो मतभेद है उनको साइड में रखें और मिलकर काम करें। जी सर, अभी इसी संदर्भ में आप चूंकि उदाहरण दिए 2024 का चुनाव, इंडिया गठबंधन, और अगर लीडरशिप के तौर पे देखिएगा तो इसमें राहुल की एक लीडरशिप इमर्ज की है। और हमको लगता है नेतृत्व में पिछले दिनों कई 70 सालों की राजनीति में अकेले शख्स हैं जो बीजेपी के साथ आरएसएस का भी नाम लेते हैं और चिन्हित करते हैं, एजेंसी है। एक ही है। जी,
तो इसको कितना आप महत्वपूर्ण मानते हैं और कितना ये जो है देखिए, वैसे हम सफल लोग होने तो जा किसी एक नेतृत्व को इतना नहीं मानते, जी पर ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी। जिसने शुरू से राजनीति शुरू की लड़खड़ाते कदमों से, लड़खड़ाते कदमों, जी बहुत अपमान सा पप्पू करके आरएसएस ने स्पेशल डिपार्टमेंट खोला, पप्पू जोक्स बनाने जी का। उससे बाहर निकलकर जो उन्होंने पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसमें जो उन्होंने स्लोगन रखे वो यहाँ छूने वाले थे, बिल्कुल बिल्कुल लोगों के जीवन से छूने वाले थे। और दोनों जोड़ो यात्राओं में इतना प्रतिसाद मिला, यानी जनता का एक तबका आरएसएस की नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से दुखी है। अब दलितों में कुछ दलितों को तो उन्होंने अपने तरफ खींच लिया है, पर ज्यादा दलित तो मालूम है उनकी सामाजिक जगह क्या है। कल आपने देखा होगा वो चंपई, हाँ हाँ, अमित शाह जिस तरह से उनको बुलाए, हाँ, वो बुलाए, चंपई हाँ, सामने आके बैठे। सामने आओ। तो ये ऐसा बहुत सारे आदिवासियों में भी ये काम करते हैं, रिजर्व सीट पे भी इनकी जीत के आती है, पर अंदर से लोगों को असंतोष तो है। तो मेरी उम्मीद इसमें है कि ये जो सामाजिक ग्रुप साथ में आ रहे हैं इनका आगे विकास होगा, इनकी एकता का विकास होगा, खुद के प्रमोशन के लिए नहीं, क्योंकि ये ग्रुप इन्होंने इसलिए बनाया कि ये कुछ मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। इनको स्वार्थ नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है, एमपी बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, कोई स्वार्थ, वो वैसा स्वार्थ नहीं है नहीं। कि समाज के एक दुखी तबके का हमने एक समस्या हल कर दी, वी आर सेटिस्फाइड। अब उसमें से एक और आना पड़ेगा कि हम अपने दुखी तबके का तब तक भला नहीं कर सकते जब तक यहाँ लोकतंत्र न हो। सही बात। जब तक लोकतंत्र तभी हो सकता है जब हम आरएसएस बीजेपी को बिल्कुल किनारे करें। तो इसलिए अभी मैं ऐसी 3-4 मीटिंग्स में गया, सुना, बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कि पहले इतने मैं करीब 26 साल से काम कर रहा हूँ, तो भारत जोड़ो अभियान की पहली मीटिंग में आ गया, तो मैंने केवल अवलोकन किया कि इतने 20-25 साल में मैं जितने सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिला हूँ वो यहाँ है। अच्छा, एक मंच पे आ गए हैं। अभी वो एडुलू कर्नाटका, हाँ, उनकी एक मीटिंग में गए, हाँ, सबको पहचानता हूँ। अच्छा, इतने लोग हैं, हाँ, सब अपने आप जो है आकर के अलग अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस काम में जब वो साथ में आ रहे हैं, बिल्कुल, तो खैर प्रवाह के विरुद्ध जाके कहूंगा कि मुझे थोड़ी उम्मीद है। अच्छा, और उसमें अगर हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मजबूत कर लें, अच्छा, तो उसमें मैं कोशिश करूँ, मैं कौन होता हूँ जी, कि हमारे जो कार्यकर्ता आए वो कोई भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, पर सांप्रदायिकता के बारे में, आज़ादी के आंदोलन के बारे में उनकी स्पष्ट समझ हो, और जो नफरत फैलाई गई है मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल, ईसाइयों के खिलाफ, उसकी एक स्पष्ट सोच हो। सही बात। तो उस दिशा में कुछ वीडियोस बनाए हैं। हाँ, वो तो हम देखे हैं सर। हाँ, एक 14 वीडियोस का मैं आपको भेजूंगा अभी, पूरा कोर्स है। बिल्कुल। और सर एक सवाल मैं पूछूंगा, थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस पे काम होना चाहिए व्यक्तिगत तौर पे। आमतौर पे देखा जाता है, जो आप कोट भी कर रहे हैं अपने तरीके से, आरएसएस का जो आधार होता है सवर्ण बेस होता है, और उसमें खास करके ब्राह्मण्स उसकी अगुवाई करते हैं जी। तो अगर सामाजिक तबके के लिहाज से देखा जाए तो एक हिस्सा, एक इसका मेजॉरिटी जो है रिएक्शनरी भूमिका में रहता है समाज में। क्या कोई ऐसी पद्धति, ऐसा कोई तरीका, क्योंकि आप समाज विज्ञानी हैं, लिया जा सकता है जिसमें कुछ इसको एक तरीके से इसको जो है सामाजिक, इसका जो मानसिक परिवर्तन किया जा सके, वो कुछ साइकोलॉजिकल स्तर पे, मानसिक स्तर पे, या क्या कुछ तरीका हो सकता है? क्योंकि ठोस एक रिएक्शनरी भूमिका में खड़ा है और चिन्हित किया जा सकता है। बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। एक आपको बता दूं कि सवर्ण तबकों में भी हाँ सभी प्रतिक्रियावादी नहीं, सभी नहीं है, है ना, कि एक्चुअली अम्बेडकर के बहुत करीबी बिल्कुल ब्राह्मण थे, बिल्कुल, और हमारे आंदोलनों में भी जी बहुत ब्राह्मण है जी। कम्युनिस्ट पार्टियों पे तो कई बार आरोप लगता है बिल्कुल कि ये ब्राह्मणवादी हो गई। बिल्कुल। अब ब्राह्मण है तो उससे ब्राह्मण नहीं, वो तो खैर आपको अपने पैदाइश से थोड़े उसको विचारों से पहचाना जाना चाहिए, और इसलिए कोशिश ये करना चाहिए, पहले तो समाज के उस तबके को समझाने, यानी हमको ये विचार ले जाने की जरूरत है कि आखिर में सच्चाई क्या है। जो तबका मिडिल ग्राउंड पे है या लोअर ग्राउंड पे है, उसको पहले उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो ये जो सवर्ण तबका है, फिर उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। शुरू में ही आप जने ऐसा है, सबसे मुश्किल काम आप शुरू में करने गए, अच्छा, तो सफल नहीं, ठीक समझ रहे हैं, वो एग्जाम परीक्षा में देते हैं, हाँ, कि आप परीक्षा पहले हेडक्वार्टर को ही पता चला, आप जो है वो उसमें खुद ही जलने खतरा रहता है कि
पहले आप सरल सरल सवालों हाँ, को जवाब देते जी, थे, जी। तो आपको लगता है मेरे को आता है हाँ। फिर कठिन की तरफ जाइए। ठीक ठीक, तो ये एक मैं समय एक उदाहरण प्रक्रिया है, इसी तरह से बढ़ा जा सकता है। बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है। सर ये बताइए, अब हम आखिरी दौर में करीब करीब चल रहे हैं। आरएसएस जो है, अगर आपसे पूछे, मैं पहले भी बोला था कि एक हाइपोथेटिकल सवाल ले, कि आरएसएस का पूरा राज आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और जैसे चाह रहे होंगे वैसे देश और समाज को चला रहे होंगे, तो उस समय के भारतीय समाज की क्या स्थिति होगी? वो क्या अगर कल्पना के तौर पर कुछ अगर देखा जाए? देखिए, कल्पना के तौर पर तो ऐसा होगा कि अभी जो उन्होंने बीच में कॉन्स्टिट्यूशन उनका घूम रहा था, तो लोगों के प्रतिनिधियों के बदले वो चाहेंगे कि यहाँ का जो शिक्षक वर्ग में से कुछ चुने हुए लोग और आरएसएस के कुछ लोग ये मिलकर एक पार्लियामेंट बनाएंगे। अच्छा। और उसमें जो मिलिट्री कमांडर वगैरह होगा वो सब उसी में से आएगा। तो अभी की जो पद्धति को अभी तो वो घुसा रहे हैं अंदर से, अब वो फिर सीधा सीधा आर्मी पर कंट्रोल और व्यवस्था पर कंट्रोल। तो उसका तो ऐसे ही कह सकता हूँ कि मैं दक्षिण एशिया के कई देशों में देखने को मिला है, दक्षिण और इवन वेस्ट एशिया में जी जी, जैसे अफगानिस्तान का मॉडल है, पाकिस्तान का मॉडल है। पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए, पर उस समय हम कितनी भी आलोचना करें नेहरू की, पर उसको भी मैं एक दूसरी क्रांति कहता हूँ। उसको मैं नेहरू अम्बेडकर क्रांति कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अम्बेडकर का संविधान और नेहरू की बिल्कुल नीतियां, जिससे मजदूर वर्ग बढ़ा, स्त्रियों को जगह मिली, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो फाउंडेशन पड़ा है मॉडर्न इंडिया का, उसी पर पड़ा है। तो वो और भारत और पाकिस्तान का फर्क देखिए तो यही आपको समझ जाता है। अगर यहाँ आरएसएस जैसे लोग होते तो हमारा जो आज आप देख रहे हैं वैज्ञानिक प्रगति जो भी हुई है, जितना भी हुआ साइंटिफिक मैन, बिल्कुल, और जिसके आधार पे अपने विश्वगुरु याद बताते हैं हम कितना बढ़ गए हैं, कोई इनका दिया हुआ है नहीं, वो पिछले इतिहास में जो कुछ बना था उसी के आधार पे गा रहे हैं। तो ये सब जो देखे तो मुझे लगता है कि अगर आरएसएस का पूर्ण कंट्रोल आ जाए, जो नहीं आएगा कभी, तो भारत बिल्कुल पाकिस्तान का मिरर इमेज बन जाएगा और अफगानिस्तान तक भी जा सकता है। एक बार सत्ता आ गई तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी देखिए महिलाओं के बारे में जो आज तालिबान कर रहा है वो इनके इसमें जड़ बीज में है। हाँ, वो तो आपके जो है भागवत साहब बोलते रहते हैं, महिलाओं का स्थान जो है किचन के अंदर है, पति की सेवा करें वही सबसे बड़ा उनका धर्म है। और वो मनुस्मृति के मूल्यों को नए नए रूप में डालते रहते हैं। आपको एक ख्याल कीजिएगा, तार्किक सवाल जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, स्त्री की जगह ही नहीं है, और उसमें तो स्त्रियों का हो भी नहीं है इनकी शाखाओं और सब में। तो स्त्रियों के लिए क्या संगठन है? राष्ट्र सेविका समिति, स्वयं गायब हो गया। तो ये वो संगठन है जो बहुत महत्वपूर्ण बात आप चिन्हित कर रहे हैं, पुरुष राष्ट्र की सेवा करने के लिए। तो ये तो स्त्रियों के बारे में भी क्या हो सकता है रोल, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दलितों का तो निर्णय है, हाई है उनका। तो बार बार उनके नेता कहते रहते हैं कि आपका जो पैतृक काम है वो आप करेंगे तो आपका ज्यादा अच्छा होगा, उसमें ज्यादा कमाई होगी। अब ये दीनदयाल उपाध्याय को बहुत मानते हैं, इंटीग्रल ह्यूमैनिटी। सर अभी जो नारा दिया जा रहा है और जहाँ चीजें पहुंच गई हैं, मैंने पहले भी इसलिए कोट किया, बटोगे तो कटोगे जी। प्रधानमंत्री ने अभी झारखंड में बोला, घुसपैठिया के नाम पे बेटी छीन ले रहे हैं, जमीन छीन ले रहे हैं, बेसिकली मुसलमान पर केंद्रित है। देश का मुखिया यहाँ तक पहुँच गया है। और अगर पिछले दिनों आप देखें, क्योंकि आप बहुत नज़दीक से नज़र रखते हैं, तो आरएसएस कई जगहों पे इनके जो संगठन बीएचपी हैं, बजरंग दल हैं, और कई जगहों पे तलवारें, बर्छी, इस तरह घातक हथियार जो है ट्रक के ट्रक बरामद हुए थे। तो ये क्या दूसरे एक फेज में जा रहे हैं जिसमें गृह युद्ध की भी स्थितियां बन सकती हैं, उस तरफ भी चीजें ले जाने की कोशिश? इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप, जो कह रहे हैं हो सकता है जी, क्योंकि इन्होंने पहले जो इनका बजरंग दल था उनके ट्रेनिंग्स को ये आजकल बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी किसी ने भाषण में कहा था, कौन मंत्री लीडर था इनका, कि आप अपने घर पे बंदूक रखो, ये रखो, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी किसी बीजेपी के बड़े था। तो उसमें मुझे कोई शंका नहीं है कि ये गृह युद्ध की तरफ भी ले जा सकते हैं, और जो कि बहुत देश के लिए खतरनाक होगा। सर आप अभी बता भी रहे थे और हम लोग जानते भी हैं, 2019 के आसपास, क्योंकि आप लगातार इनके खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कोई धमकी मिली थी उसमें पुलिस, क्या मामला था वो?
हाँ, वैसे पहले ईमेल से धमकियां तो बहुत आती थी, अच्छा सर। बहुत खतरनाक धमकियां आती थी। अच्छा कुछ फोन कॉल भी आते थे। अच्छा। फिर एक फोन कॉल आया, उसने तो सीधा बोला कि आप अपना काम बंद कर दो, हाँ हाँ नहीं तो हम आपको देख लेंगे। उस समय मैंने दोस्तों से चर्चा की, उन्होंने बोला आप तो पुलिस में कंप्लेंट करो। जी जी। पुलिस में कंप्लेंट किया, सिक्योरिटी मिली, 2 साल तक सिक्योरिटी में था मैं। अच्छा। ये आप जहाँ नीचे आए ना लिफ्ट हाँ के हाँ सामने के कमरे में, हाँ वो बैठा रहता था। हाँ हाँ कोई भी मेरे यहाँ आने वाला हो तो उसको पूछताछ करता था। हाँ हाँ फिर बाद में मैंने कहा छोड़ो यार, कहाँ इसको करते हो, जो हाँ। होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ ऐसा रहता है वो तो। आता रहता है। लेकिन ये तो मतलब रिस्क लेना पड़ेगा लोगों को। क्या कहा जाए सर कि ये मतलब अपने तरह की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, एक अपने तरह का इंटरनल कोलोनिज्म जो कहिए तो रूलिंग क्लास के साथ मिल करके आरएसएस रच रहा है, अपने लोगों को गुलाम बना देने की स्थिति में जा खड़ा कर रहा है। और तब ऐसे में आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई या इस तरह की जो है उसके खिलाफ खड़ा हो, खतरे के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लड़ाई का नेतृत्व जो होगा जी, वो सामाजिक संगठनों द्वारा होगा ज्यादा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा इनके द्वारा होगा। इनके द्वारा होगा, क्योंकि इनको मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से निस्वार्थ है। निस्वार्थ है ना, एक सत्ता के सेंस में, संपत्ति के सेंस में ज्यादा निस्वार्थ है और मूल्यों के ज्यादा करीब है। तो ये सामाजिक संगठनों का आपसी मेलजोल और उनका काम जो जनता में ये प्रबुद्धता लाए। अभी सबसे कमजोर हमारी कड़ी वही है कि जनता के जागरूक नहीं किया जा पा रहा, उनकी चेतना उन्नत नहीं की जा पा रही है। उसका काम करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आपसे कहें वही जो आप चिन्हित कर रहे हैं कि पूरा एक साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप किया जाए, कैसे तार्किक आधार पर चीज़ों को देखने और सोचने का नजरिया विकसित किया जाए, एक लोकतांत्रिक समाज बने, मतलब दलित महिला जो भी हैं उनके अधिकार कैसे सुरक्षित हों और वो जो है अपना हासिल करें, इस पर एक जो अनवरत एक प्रयास होना चाहिए। ये और दूसरा मीडिया। अब वो बड़े मीडिया को तो आप कुछ कर जी हाँ, पूरा एकदम अपने कब्जे में। जो छोटे मीडिया आपके जैसे जी, हैं, छोटे नहीं कहता, आप भी काफी बड़ा है जी, इनका प्रभाव दूर दूर तक ले जाने के लिए सबको कोशिश करना चाहिए। जी जी। जैसे आपका कोई वीडियो है, हाँ हाँ, तो आपके मानने वाले आपको जो चाहते हैं जी जी, 1000, 2000, 5000 लोग, उनको रिक्वेस्ट किया जाए कि आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, इनको दूसरों तक पहुंचाओ। सही बात। हो सके तो 15 दिन में, महीने में एक बार बिल्कुल मीटिंग करो, बिल्कुल, और जो आपने फैलाया है उस पर चर्चा करो। जी। ये मेरे ख्याल से आखिरी कड़ी है जो प्रतिक्रांति जो आरएसएस की है उसको रोकने में मदद कर सकती है। जन चेतना का विस्तार, सामाजिक संगठनों का साथ में आना और नियमित रूप से चेतना को विस्तृत करते रहना, ये मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी कड़ी होना चाहिए। तो सर मेरी तरफ से तो जो सवाल थे जितने हम समझ पा रहे थे पूछ लिए। अगर आपको लगता हो क्योंकि जितनी बातें हुई हैं कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात हो जो लगता हो कि ये बात जानी चाहिए और रह गई है, तो एकदम आप वो कर सकते हैं। ये एक आपने सब कवर तो कर लिया है जी, पर एक ही है कि इसमें जो अभी नया नया साहित्य कुछ आ रहा है, हाँ, जैसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत को दूर करने वाला कुछ साहित्य आ रहा है, तो उसको थोड़ा हमने ज्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए। अच्छा। और कुछ जो ऐसे वीडियोस हैं, अब मैंने देखा है कि सहमत अनहद के कई वीडियोस हैं, हर्षमंदर के कार्रवाई में बहुत सारे वीडियो है जो बहुत सर्कुलेशन इतना नहीं हो पाता है, तो वो लोगों तक ले जाना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो अगर करने में मदद कर सके और उसको अगर रेगुलर बेसिस पे करे तो एक है, या 15 दिन में कम्युनिटी में मीटिंग करके करे तो दूसरा है। अलग अलग तरीकों से चेतना का बहुत महत्व है। बहुत। और ये जगह भारत जोड़ो अभियान टाइप जो 3-4 एडुलू कर्नाटका इनको मजबूत करने की जरूरत है। यही मेरा तो एक इच्छा है, ऐसा हो जाए तो हमारा काम काफी आगे जा सकता है। तो जनचौक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया, आप आए बात जी। तो राम पुनियानी सर ने एक बात महत्वपूर्ण बात कही है कि खतरा भले है लेकिन ऐसा नहीं है कि रोका नहीं जा सकता, और जहाँ खड़ा है उसमें तमाम ऐसी ताकतें खड़ी हो रही हैं जो इनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं और वो गोलबंदी कर रही हैं, साझा मंच बना रही हैं और चीज़ों को पीछे धकेलने में भी सक्षम हैं। लिहाजा उसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसी दिशा में चीज़ें बढ़ सकती हैं। और नया भारत, एक जो कहिए तो पुराने भारत को कहिए तो ख़त्म करके एक प्रतिक्रियावादी हिंदू राष्ट्र, एक फासिस्ट राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ मॉडर्न एक भारत, एक आधुनिक भारत, एक सेकुलर भारत, एक लोकतांत्रिक भारत
स्थापित किया जा सकता है, उसकी पूरी संभावना है, उससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, यही कहा जा सकता है। बहरहाल मुंबई से जज्जों के लिए मैं महेंद्र मिश्र।